अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो सर मौसम कैसा है? यहाँ तो सही गर्मी पड़ रही है, आप किस तरह के मौसम में हैं ये भी बताइए, और ये शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया नहीं, जी। यू वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यहाँ पे मौसम कुछ कुछ ठंडा है। बाहर निकले तो जंपर पहन के निकलना पड़ता है। उस सही। तरह की गर्मी नहीं है। हम्म। लेकिन क्लाइमेट चेंज के असरात यहाँ पे भी हैं। यूरोप में बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। हम्म। ग्रीस में, इटली में बहुत ज्यादा टेम्परेचर ऊपर चले गए। ग्रीस में तो 40 डिग्री तक गया टेम्परेचर। इसी तरह रोमेनिया, बुल्गारिया, पोलैंड वगैरह में भी गर्मी की शदीद लहर है। यहाँ रेड अलर्ट जारी हुआ है इन मुल्कों में। तो मौसम तब्दील हो रहा है। अभी ये जुलाई बिल्कुल है। ऐसा ही। हम्म। जुलाई में सर्दी महसूस हो रही है। जी। बिल्कुल ऐसा ही सर, यही कहा जा रहा है कि हर जगह का ही मौसम जो है वो बदलता जा रहा है। लेकिन सर पाकिस्तान और भारत का मौसम कब बदलेगा? सर हमारे यहाँ तो वही मौसम चल रहा है। और एक बार फिर आर्मी चीफ का आई डोंट नो आपने देखा है स्टेटमेंट या नहीं, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान को तरक्की से कोई रोक नहीं सकता, हम तरक्की ला के रहेंगे। तो सर कोई लग रहा है आपको कि कुछ ये लोग करने जा रहे हैं, कुछ बेहतरी आएगी, कोई तरक्की करते हुए कोई दिखाई दे रहे हैं? उनकी स्टेटमेंट देखिए, को आप पहली कैसे बात तो देखते हैं? ये है कि आर्मी चीफ का तरक्की से या मीशत से क्या लेना देना है। हम्म। आर्मी चीफ का तो लेना देना अपनी फॉर्मेशन से है, फौज से है, दिफाई जो हिकमत अमली है बॉर्डरों की, उससे है। तो पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है जहाँ पे मीशत भी फौज जो है वो मशवरा देती है कैसे चलानी है। सियासत भी फौज के मशवरे से चलती है। समाजी काम भी, डेवलपमेंट के काम भी फौज बताती है। हम्म। तो ये बस अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि आईएमएफ से लोन मिल गया है, और चाइना ने भी कल जो है, आज मेरा ख्याल है, जो 2.1 बिलियन डॉलर्स का लोन था उसको 2 साल के लिए डेफर कर दिया है, और उन्होंने कहा हम्म। इस पे एडिशनल जो है वो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। हम्म। तो लोनों पे चल रहे हैं। कोई ठोस जो है प्लान नहीं है इकोनॉमी को पांव पे खड़ा करने के लिए। और इस सारे में जो है वो आर्मी चीफ बयान देते हैं रीअश्योर करने, क्योंकि अवाम को सियासतदानों पे तो इत्मीनान नहीं है। तो इसीलिए आर्मी चीफ को आके बयान देना पड़ता है, ताकि लोगों को कुछ ना कुछ एतमाद हो कि भाई नहीं, फौज के चीफ ने कहा है तो कुछ शायद होगा। लेकिन तो होना सर क्या है, फौज कुछ भी के नहीं चीफ होना। पर है, सर फौज के चीफ पे अब लोगों को यकीन है? क्योंकि फौज को भी हमने देखा कि पब्लिक बुरा भला कह रही है काफी टाइम से। नहीं, वो एक खास तबका होता है ना इकोनॉमी में, जो बिग बुर्जुआ है, हम्म। जो बड़ा सरमायादार है, जो बड़ा इन्वेस्टर है। ये बयान हम्म। उसके लिए, ये आपके मेरे लिए नहीं है बयान। ये उनके लिए, उनको तसल्ली देने के लिए। जी। बिल्कुल सर। लेकिन सर साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पहले तो खैर एक पंजाब में जमीन दी गई थी फौज को कि जी ये खेती बाड़ी करेंगे और एग्रीकल्चर को दोबारा से जिंदा किया जाएगा। फिर वो अदालत ने उसको कैंसिल कर दिया था, फिर एक बार फिर दोबारा उसको कह दिया कि नहीं जी वो कैंसिलेशन खत्म कर दी। तो अब फौज ये भी करेगी, यानी कि वो नहीं, ज़रात जो फौज कहा ये जाता है। करेगी नहीं, फौज तो ये कर रही है। जब से पाकिस्तान बना है, हुँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जागीरदार कौन है? फौज है। सबसे ज्यादा जमीनें ज़रई भी और रिहायशी भी वो फौज के पास है। और फार्म्स हैं, मिलिट्री फार्म्स हैं हर जगह। ओकाड़ा में सब बहुत बड़ा मिलिट्री फार्म है। हुँ। वो वहाँ पे पूरा एग्रीकल्चर का जो डेयरी फार्म सिस्टम है वो सारा इनके कंट्रोल में है। तो ये नहीं कर सकते कुछ भी। मशीनरी कहाँ से लाएंगे, बीज कहाँ से लाएंगे, फिर बिजली कहाँ से लाएंगे? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जब वही आप पूरी नहीं कर पा रहे तो आप जो मर्जी करें कुछ भी नहीं कर सकते। फिर जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है, इसमें तो ऑलरेडी जो गेहूं की फसल है, मकई की फसल है, हुँ। ये फसलें तो वक्त से पहले पक रही हैं। और वो उस बड़ी तादाद में भी नहीं है।
कम है फसलें हो रही, तो इन चीजों का कैसे मुकाबला करेंगे? ये नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान गंदम, गेहूं, मकई, चीनी, चाय की पत्ती, ये सब इंपोर्ट करने वाला मुल्क बनता जा रहा है। ये अपनी पैदावार भी पूरी नहीं कर सकता, तो बहुत तो मुश्किल है। फिर सर इस किस्म की स्टेटमेंट देके किसको अट्रैक्ट किया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है कि जी हम हमें तरक्की से कोई नहीं रोक पाएगा? फिर ये किसको कह रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे, ये आपको नहीं कह रहे, किसी और को कह रहे हैं, तो फिर क्या नहीं, वो ये लोग जिनको ये आईएमएफ कहा को जा रहा है वो आ जाएंगे? आईएमएफ को दिलासा दे रहे हैं कि भाई वी आर ऑल ऑन बोर्ड एज फार एज इकोनॉमिक कंसर्न्स आर कंसर्न। ये बड़े इन्वेस्टर जो है उनको इशारा दे रहे हैं कि भाई फौज जो है वो गारंटी दे रही है आपको, आप इन्वेस्ट करें यहाँ, यूएई को, चाइना को, और सऊदी अरब को, और दूसरे मलेशिया को, और दूसरे ममालिक को, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है बड़े, उनको ये एक रीश्योर करने की अटेम्प्ट है ना कि हम मईशत को देख रहे हैं और मईशत तरक्की करेगी। अंदाजे दिगर ये कह रहे हैं कि वी विल गारंटी दैट योर मनी इज सेफ इन पाकिस्तान इफ यू इन्वेस्ट। सर ये भी तो कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको सिटीजनशिप देंगे। तो सर कोई है नजर में आपको, कोई दिखा आप यूरोप में किसी ने कहा आपसे कि मैं पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ? नहीं, मुझे तो नहीं किसी ने अभी तक ये खबर पहुंचाई कि कोई ऐसा दावेदार पैदा हुआ है दुनिया में। और पाकिस्तान की सिटीजनशिप क्या करेंगे लेके? पाकिस्तानी तो पासपोर्ट अब दुनिया का चौथा वीकेस्ट पासपोर्ट करार दे दिया गया है। इंडिया को 57 मुल्कों में बगैर वीजा इंडियन पासपोर्ट पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो सिटीजनशिप, आई डोंट नो कि सिटीजनशिप से किसी को क्या फायदा होने जा रहा है। जो लेगा सिटीजनशिप, सबसे पहले तो वो इज्तमाही जो कर्जा है उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। जितना भी लाख, 1.25 लाख का मकरूज है हर शहरी पाकिस्तान का, तो जो सिटीजनशिप लेगा वो भी तो मकरूज हो जाएगा स्ट्रेट अवे। जी। सर इमरान खान एक के बाद एक अपनी बात से मुकरते जा रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया कि जो मैंने जो पेपर हिलाया था साइफर, वो साइफर नहीं था। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद क्या समझा जाए कि इमरान खान के ऊपर जो सख्ती आनी थी, क्या वो रुक जाएगी? इमरान खान को ये भगा भगा के मारेंगे। हम्म। इसको इमरान खान को बिल्कुल वाइप आउट कर रही है फौज हम्म। और एस्टेब्लिशमेंट, और ये इसको नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान गिरफ्तार होता है या नहीं होता, इससे कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान को इतना है, ये कर देंगे, जिसे कहते हैं ना, कमजोर कर देंगे, इसकी पार्टी को इतना खोखला कर देंगे कि इमरान खान पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इरेलीवेंट हो जाएगा। और ये कोशिश है इनकी कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो आ रही है उसके जरिए बड़े बड़े टैक्सेस लगाए जाएं। ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि उनको टैक्स लगाने की भी इजाजत होगी और इंटरनेशनल मनी लेंडर्स के साथ मुज़ाकरात करने की भी इजाजत होगी केयर टेकर गवर्नमेंट को, जो एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव, अनरिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। ताकि नवाज शरीफ को ये लाना चाह रहे हैं दोबारा से एज प्राइम मिनिस्टर। जब नवाज शरीफ आए तो उनके आने से पहले सारा जो मुश्किल काम है वो केयर टेकर गवर्नमेंट करे। यही किया था इन्होंने। नवाज शरीफ की सेकंड गवर्नमेंट जब गई थी तो उस वक्त नवाज शरीफ कतरा रहे थे जीएसटी लगाने पे, 17.5%। नहीं लगाई उन्होंने, तो उनको हटाया, दूसरी गवर्नमेंट आई उससे लगवाया, फिर इलेक्शन करवाए। फिर नवाज शरीफ जब आए तो जीएसटी तो ऑलरेडी लगी हुई थी, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैंने नहीं लगाई तो मैं हटा रहा हूँ। इसी तरह ये करने की कोशिश कर रहे हैं और नवाज शरीफ को ये ला रहे हैं पावर में दोबारा। और नवाज शरीफ के पावर में आने पर इंडिया जो है वो भी मुझे लगता है कि काफी उनका भी आशीर्वाद हासिल होगा नवाज शरीफ को पावर में लाने में। बिल्कुल। और वो आएंगे पावर में और उसके बाद बड़ी तब्दीली का जो है ना वो ख्याल है कि नवाज शरीफ के पावर में आने के पहले 2 सालों में इस खित्ते में बड़ी तब्दीली आएगी, जोग्राफियाई तब्दीली। जी।
लेकिन सर एक चीज और आपसे मैं समझना चाह रही थी, 1947 से लेकर अभी तक कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। कहा यही जाता है कि बार बार लोग भी फौज को ले आते हैं कि भाई तुम लोग आ जाओ, इनसे कुछ नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है? क्या उसकी वजह सिर्फ ये है कि एजेंसीज या आर्मी जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट को टाइम नहीं देते, या ये खुद ही इतने नालायक होते हैं कि इनसे काम नहीं होता? या आपके ख्याल से जैसे लोग कहते हैं इनको 10 साल दे देने चाहिए, मतलब सिविलियन गवर्नमेंट्स को, ये जैसे मर्जी चलाएं, मगर ये चलाएं, इनके ऊपर काम पड़े, बजाय इसके बार बार फौज को ये खुद भी लाते हैं। देखें, ठीक है। तो सर मैं यही समझना चाह रही थी आपसे कि आखिर ये बार बार जो गवर्नमेंट हटाकर फौज आती रही है पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक, इसमें फौज की गलती है या सिविलियन गवर्नमेंट्स ही नाकारा थी? देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ सियासी सूरत हाल है या मुआशी सूरत हाल है, या ये जो एक बैलेंस नहीं हो, इम्बैलेंस है पावर शेयरिंग का, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। ये तमाम उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये इशू है जहां पे सरमायादारी निज़ाम देर से आया, अफ्रीका में, एशिया में। वहां पे डिसाइसिवली जो इमर्जिंग ट्रेडिंग क्लास होती है, यानी ताजर तबका जो फिर बड़ा सरमायादार बनता है, वो कंक्लूसिवली जागीरदारी निज़ाम को पिछाड़ के अपनी बालादस्ती कायम करने में कामयाब नहीं रहा। उसकी बहुत सारी वजूहत है जिन पे एक अलग प्रोग्राम हो सकता है। ऐसा क्यों है? यही वजह है कि आपको इन तमाम ममालिक में इकोनॉमी जो है वो कंबाइंड एंड अनइवन डेवलपमेंट का शिकार होती हुई नजर आती है। यानी एक तरफ लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज कार भी चल रही है और उसी सड़क के ऊपर रिक्शा और खोता रेडी भी चल रही है फैसलाबाद में, मिसाल के तौर पर। ये कंबाइंड एंड अनइवन डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में चूंकि पाकिस्तान आर्टिफिशियली बनाया गया, यहाँ कोई उस तरह का रेवोल्यूशन नहीं आया जिसके नतीजे में अंग्रेजों से आज़ादी हासिल हुई हो और फिर यहाँ की जो मकामी जो ताजर तबका है, अर्बन बुर्जुआजी जिसको बोलते हैं, शहरी दरमियाना तबका या शहरी सरमायादार तबका, वो इनकलाब के नतीजे में इक़्तिदार में आया और उसने यहाँ जागीरदारी निज़ाम का खात्मा किया हो। लिहाजा यहाँ पे सरमायादार तबका कमजोर है। वो जो नेशनल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन लाने के लिए जो विल होती है और जो सरमाया दरकार है, वो इनके पास कभी था ही नहीं। इसीलिए ये आलमी मंडी में एक बहुत कमजोर पोजीशन में शामिल हुए और ज्यादातर फिर ये कमीशन एजेंट और सहूलतकार मल्टीनेशनल कंपनीज के सहूलतकार रियासतें बनी। तो ऐसे में फिर फौज जो है, अफ्रीका के कई ममालिक में फौज, सूडान में है और दूसरे मुल्कों में जो फौज है वो एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन होने की वजह से वो एक पैरेलल इकोनॉमी साथ साथ अपने खड़ी कर लेती। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की जो इकोनॉमी है वो बहुत कमजोर है, जबकि फौज की जो कॉरपोरेट इकोनॉमी है वो बड़ी स्ट्रांग है। यानी सीमेंट से लेके, बैंकों से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, सीरियल बनाने से लेके, हर चीज जो है सेक्टर इकोनॉमी का है वो फौज उसमें मजबूत है। और तकरीबन $100 बिलियन साल की जो है वो उनकी प्रोडक्शन और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो है। तो ऐसे में फिर कॉरपोरेशन जो होती हैं वो जब इतनी स्ट्रांग हो जाएं तो वो फिर ये मेक श्योर करती हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसी ना आए जो उनके कॉरपोरेशन पे टैक्सेशन लगा दे या उनके कॉरपोरेशन के मुकाबले पे प्राइवेट सेक्टर को इतना इनकरेज कर दे कि वो मंडी में बड़ा हिस्सा वो ले जाए। तो वो फिर लॉबिंग करते हैं और लॉबिंग के जरिए अपनी मर्जी की सरकारें लाते हैं। और यही आज तक पाकिस्तान में हुआ है और हर सियासतदान पाकिस्तान का इसीलिए एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कहता है कि फौज जो है वो अजीम है और पाक फौज ये है और पाक फौज वो है, क्योंकि वो उनको ये आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं
ताकि इनको इक़्तिदार में लाएं, और फिर फौज को कोई छेड़ता नहीं है। अब IMF ने कितना जोर लगाया 2.5 साल कि आप जो है फौज पे, बिजनेसेस पे टैक्स लगाएं, नहीं लगाया। आखिर IMF ने तंग आके लोन दे दिया कि ये डिफॉल्ट हो गए तो IMF को ज्यादा बड़ा पैकेज देना पड़ेगा, तंग आ। तो ये वजह है कि फौज जो है वो यहाँ हावी है, और यहाँ पे वो सियासतदान, तहरीक या सियासी तबका पैदा नहीं अभी तक हो सका जो पाकिस्तान के अंदर कौमी सवाल को हल कर सके, जो पाकिस्तान के अंदर वसी पैमाने पे इलेक्ट्रिफिकेशन कर सके मुल्क की, जो वसी पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके, जो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज कर सके, मैकेनाइज कर सके। और ये सारी चीजें ना होने की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी पानी पे तैर रही है, किसी एक जगह पे वो उसकी जड़ें ही नहीं है। ये मेन वजह है जी। लेकिन सर हम अगर भारत को देखें तो भारत में हमेशा से हमने देखा कि फौज को फौज की जगह पे रखा है, और डेमोक्रेसी वहाँ पे बहुत अच्छी चली है। बीच में इंदिरा गांधी के ज़माने में कहा जाता है कि इमरजेंसी एक बार लगाई गई थी, उसके बाद नहीं। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ भारत ने की जिससे कि उनकी डेमोक्रेसी जो है वो इतनी स्ट्रांग रही, और उनकी फौज जो है वो उसके ऊपर, हुकूमत के ऊपर जो है वो हावी नहीं हो पाई। उसकी कोई खास आप हमें मतलब समझा सकेंगे कि क्योंकि वो चीज़ हम भी कॉपी अगर करना चाहें या कोशिश करें तो क्यों क्यों नहीं सीख सकते भारत से? देखिए, पहली बात तो ये कि कॉपी नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। उससे सीखा जा सकता है कि उन्होंने एक किसी खास मसले को कैसे सुलझाया और फिर आप अपने ग्राउंड रियलिटीज को देखें और फिर देखें कि वो यहाँ हम किस तरह से उस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है भारत का, तो भारत में भी ये प्रॉब्लम रही कि वहां पे कंबाइन एंड अनइवन डेवलपमेंट रही शुरू में, और आज तक है। वहां पे गुर्बत मौजूद है, और बैकवर्ड जो उनके रूरल एरियाज हैं, देही इलाके, उनमें पसमानदगी है, वो भी फुली इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए। उनका लाइफस्टाइल जिस तरह शहरों में है, लेकिन वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान ने तो इनकलाब किया, हिंदुस्तान ने तो जंग आज़ादी लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, और उसमें उनका साथ दिया वहां के बड़े जो सरमायादार थे, उन्होंने उनका साथ दिया। और यही वजह है कि जब ये इक्तदार में आए कांग्रेस पार्टी की शक्ल में, जब हिंदुस्तानियों के हाथ में इक्तदार आया, तो इन्होंने जागीरदारी निजाम का खात्मा कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दी। राजे और उनके जो प्रिंस थे और जो उनकी बादशाह थे, राजवाड़े थे, वो खत्म कर दिए उन्होंने। और उसके जगह उन्होंने इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई और नेशनलाइजेशन की। और कितनी दहाइयों तक वो नेशनलाइज इकोनॉमी के जरिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते रहे नीचे। और यही वजह है कि वहां लोग हंसते थे कि जी वो इंडिया में जाओ तो वहां पुरानी वो एम्बेसडर गाड़ी है या फिएट गाड़ी है, जबकि पाकिस्तान में तो टोयोटा कोरोला और डॉटसन गाड़ियां चलती हैं। लेकिन ये जो डॉटसन और टोयोटा कोरोला गाड़ियां पाकिस्तान में चल रही थी, ये तो एक मसनूई मईशत के बुनियाद पे चल रही थी। वहां जो एम्बेसडर और फिएट और इस तरह की पुराने मॉडल की जो गाड़ियां चल रही थी और मैन्युफैक्चर हो रही थी, वो तो अपना ही लोहा इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी लेबर इस्तेमाल कर रहे थे, और फिर अपनी ही मार्केट में उसको बेच रहे थे, और सर्कुलेशन ऑफ मनी इस तरह से कर रहे थे ताकि रिजर्व्स में इजाफा हो। और आज जो मोदी जी है वो दो ही चीजों पे तो फोकस कर रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे और एक मैन्युफैक्चरिंग पे। लिहाजा इंडिया जो है वो अब नेशनलाइज्ड इकोनॉमी से निकल के, क्योंकि वो उसने नेशनलाइज्ड इकोनॉमी ने वो बेस फराहम कर दी है कि अब आप फ्री एंटरप्राइज जो है वो उसकी तरफ जा सकते हैं, इकोनॉमी की तरफ। तो आप देखें कि अब अमेरिका के साथ भी जो जेट इंजन का मुआहदा हुआ है, उसमें ये तय हुआ है कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। तो अब वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी चल पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो सड़कें बनाई है कनेक्टिविटी वगैरह के प्रोग्राम के तहत। तो अब इंडिया उस रास्ते पे चढ़ गया है जहां अब वो जो कंबाइन एंड अनइवन डेवलपमेंट के इश्यूज है उनको एड्रेस कर सकेगा आने वाले वक्त में।
बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा हम इंडिया से खैर कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इंडिया को छोड़ के बांग्लादेश की भी बात करें, जो हमारे बाद बना, हमारे में से ही जैसे कहना चाहिए अलग होके बना, वो भी हमसे आगे है। अगर उसको भी हम देखें तो उनके यहाँ भी जो है वो फौज जो है वो अपनी जगह पे रहती है, मुल्ला अपनी जगह पे रहते हैं। हमारे यहाँ फौज भी मुंह को आ रही है, मुल्ला भी सर पे चढ़ रहे हैं। तो बांग्लादेश ने कैसे कंट्रोल किया है? लेकिन बांग्लादेश ने, फिर वही बात आ जाती है, बांग्लादेश ने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशनल नेशनल रेवोल्यूशन किया था मुजीबुर हम्म, रहमान की क़यादत, हम्म, और पाकिस्तान की जो कॉलोनाइजेशन है इसके खिलाफ उन्होंने मुसल्ह जंग भी लड़ी, पहले पॉलिटिकल जंग लड़ी, फिर हम्म, मुसल्ह जंग लड़ी, आज़ादी हासिल की। तो उसका जो रेवोल्यूशन का जो कंटेंट था वो डेमोक्रेटिक था, वो सेकुलर था। हम्म, लिहाजा उसकी फॉर्म जो है वो फिर पार्लियामेंटेरियन बनी, जागीरदारी का वहां पे भी खात्मा किया गया, और वहां का जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था उसको मुस्तहकम किया गया, और मजहब को और फौज को और इन चीजों को जो है वो सियासत से बिल्कुल अलहदा रखा गया। शुरू में कूब हुए, मुजीबुर रहमान के खिलाफ कूब हुआ, उनको मारा गया, फिर जो है वो जिया शायद थे उनके जो मिलिट्री कमांडर, उन्होंने भी बगावत की, सारा कुछ किया, लेकिन उसमें से वो निकल आए, और आज वो जो है वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश जो है, चूंकि कोई आइसोलेशन में नेशनल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन एक कंट्री में आने से बात नहीं बनती, ये जब तक पूरे थर्ड वर्ल्ड में नेशनल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन कामयाब नहीं होते, फौज का, रिलीजन का जो अमल दखल है रियासती अमूर में, इसको आप मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकते, ये रहेगा। बिल्कुल। लेकिन सर इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है हमें तो कहीं से भी संभलती हुई नजर नहीं आ रही, और ना ही ये लग रहा है कि जो फौज के लिए कहा जाता था कि जी इमरान खान भी कहते थे बाद में, शहबाज शरीफ साहब वगैरह भी, कि जी फौज सियासत से बाहर है। बल्कि इमरान खान और शहबाज शरीफ क्या फौज के अपने तर्जुमान आके कहते थे जी फौज का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, आपको लग रहा है फौज का कोई लेना देना नहीं है सियासत से? नहीं, फौज का सारा लेना देना है सियासत से। सिर्फ सियासतदानों का कोई लेना देना नहीं है सियासत से। उनका लेना देना फौज से, और फौज का लेना देना सियासत से। हम्म। तो ये सियासत से बाहर नहीं नहीं निकल सकते आपके ख्याल से? नहीं निकल सकते। यही गवर्नमेंट्स लाएंगे और यही गिराएंगे? बिल्कुल। वही कुछ चल रहा है जो 75 साल से चल वही रहा आ रहा है। चलेगा जब तक नेशनल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन पाकिस्तान में नहीं आता। और वो कौन लाएगा? वो आप लाएंगे, मैंने पिछली दफा भी कहा था, वो आपकी जनरेशन लाए ना, हम्म। वो यूथ लाएगी। सर मारी जाएगी ना, पब्लिक जो बाहर नहीं, निकलेगी वो कौन एक बचेगा? फिर देखे ना, ये फिर एक अलग टॉपिक ऑफ फॉर डिस्कशन हो जाता है कि नेशनल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन कैसे आते हैं, अवाम को कैसे मोबिलाइज किया जाता है, जेन साजी कैसे की जाती है, वो एक अलग ही टॉपिक। लेकिन लेकिन इन इस टॉपिक पे नटशेल। जी। लेकिन सर इस टॉपिक पे हम आपसे जरूर बात करेंगे, चाहे नेक्स्ट वीक में ही करें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सिवा कोई बता नहीं पाएगा कि ये चेंज कैसे आ सकता है और कैसे आता रहा है। बाकी कंट्रीज में हमने देखा है कुछ जगह पे, लेकिन पाकिस्तान में मुझे इस किस्म के ना तो लोग नजर आए और ना कुछ। अपने काम से काम है, जो मर्जी कंट्री में हो रहा, हमारे लोग बहुत कम आपको बाहर निकल के प्रोटेस्ट करते दिखाई देते हैं। इसलिए भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।